वेलकम आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं महिमा आप अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं पॉडकास्ट शूट करने वाली हूँ जिसका टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें आप लोगों को मैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताने वाली हूँ और कैसे हम लोगों को उसको प्रिजर्व करना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, वो आप लोगों को सब नॉलेज देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे स्पेशल गेस्ट कह सकते हैं उनका स्वागत करते हैं। वेलकम दीपिका। थैंक यू सो मच महिमा फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके, और जो आपका टॉपिक है वो भी काफी इन्फॉर्मेटिव है। तो आई होप कि हमारे व्यूअर्स को और लिसनर्स को भी काफी पसंद आएगा। हैव अ सीट दीपिका। थैंक यू सो मच महिमा एंड हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी महिमा। तो दोस्तों हम लोग वेजिटेशन पे कुछ बातें करेंगे जिसमें आप लोगों को कुछ नॉलेज मिलेगी। तो आप प्लीज अपने नोट्स बना सकते हैं और उसको कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ सकते हैं। तो अब हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले दीपिका आप अपने मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती है रिगार्डिंग वेजिटेशन। हाँ महिमा जरूर, क्योंकि जैसे मुझे आपने मुझे बताया मुझे इस टॉपिक पे आपको इंटरव्यू करना है, मेरे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैं लिख के लेकर आई हूँ। तो आई होप हमारे व्यूअर्स भी इससे जो की पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करेंगे, नोट्स ले पाएंगे। और ये मैं बताना चाहूँगी, ये जो पॉडकास्ट है आपको आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स उनमें भी हेल्प करेगा। और इसके अलावा अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक जनरल जीके का जो क्वेश्चन होता है जो पता होना चाहिए हम सभी को, क्योंकि हम हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, महसूस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगी महिमा वो आपसे यही है कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। ये बहुत कॉमन और बेसिक क्वेश्चन है। तो हम अपने सराउंडिंग में एनवायरनमेंट को देखते हैं, वेजिटेशन को देख सकते हैं जिसमें कोई भी ह्यूमन के इंटरफेरेंस नहीं हो, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कह सकते हैं, जो अपनी खुद की एबिलिटी और कैपेसिटी के अनुसार वो ग्रो करता है और अपने नीड्स को वो खुद ही फुलफिल करता है। दे डिड नॉट नीड एनी अदर सपोर्ट्स। और इसमें बहुत सारी वैरायटी आ गई, जैसे फ्लावर्स आ गए, प्लांट्स आ गए एंड एनिमल्स आ गए, जिसमें वैरायटी अकॉर्डिंग टू द रीजन दे डिफर। सो ये सारे जो एक इकोसिस्टम कह सकते हैं जो इसके सराउंडिंग में आ गया, वो एक नेचुरल वेजिटेशन है। थैंक यू सो मच महिमा, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव टू नो। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, हमें उनका पता होना चाहिए व्हाट दे मीन, ताकि हम उससे कंफ्यूज ना आए जो सिमिलर टर्म्स होती हैं। उसके अलावा महिमा हम बहुत बार देखते हैं कि हम प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो इनके साथ एक टर्म एसोसिएट होती है फ्लोरा एंड फौना। सो महिमा कैन यू काइंडली टेल मी व्हाट इज फ्लोरा एंड फौना। जी, पहले मैं इसको बताने से पहले एक बात बता दूं कि हमारा जो इंडिया है वो सबसे 12th नंबर पे मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल मिलेंगी। और वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एक फ्लोरा एंड फोना, ये वैरायटी है जो आपको मिलेगी। एज अ नेम सजेस्ट फ्लोरा, जिसमें फ्लावर्स की वैरायटीज आती हैं। इट कैन बी डिफर्स टू द रीजन एंड फ्लावर ग्रोथ ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेजिटेशन हाउ दे आर ग्रोइंग। एंड द फोना that include the animal, the variety of animal. It can be desert animal, mountains animals, the mangrove area forest animals. The different variety of animals that surrounding with us is also including in the fauna. So there are two variety, flora and fauna. थैंक यू सो मच महिमा, इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव। इसके बाद हम इस पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं और मैं महिमा से पूछना चाहूँगी हाउ रिलीफ एंड क्लाइमेट अफेक्ट नेचुरल वेजिटेशन। सो रिलीफ एंड क्लाइमेट दोनों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वेजिटेशन के लिए वी कैन से कि बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। रिलीफ के अंदर दो आता है, लैंड एंड सॉइल। सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। देखो, लैंड इज नॉट सेम एवरीवेयर। इन द इंडियन ओनली यू कैन सी कि इन द हिमालय रीजन द लैंड इज नॉट प्लेन, देयर द प्लेट्यू एरिया, देन प्लेन, देन डेक्कन एरिया. So there is variation in the itself in the Indian region. So you could say the variation having the effect in the vegetation also, because where you go in the mountain area, the variety of the plants is very conical, short heighted plants and have a dense area, but not that much of vegetation, but they are just in a lighter. And as we compare in the bottom of the in the Deccan area, there are variety of mangrove forest in the this ocean area, mangrove forest and variety of dense forest we can say, and have a receiving a high range of rainfall every year. And so these are the land. And if we see soil also having the effect on the vegetation. Like soil have a different, like clay soil,
yellow soil, red soil, they have a different vegetation, different plant that grow there. So both of having the effect on the vegetation. And second one is climate. How climate is affecting the natural vegetation. Climate is itself including the 3 points, sub points. First one is temperature, second one is photo period, and third one is precipitation. So temperature, as we all know, the area near to equator receive the more temperature as compared to the polar area, and the photo period, the area which receive the more sunlight, the plants will have a broader leaves and they have a capacity to absorb more sunlight. And precipitation includes the rainfall the area receive every year. We see the in the Thar desert, in the Rajasthan area, and in the Sahara desert, you can see the rainfall is very less in the year annually, and they have a different variety of plants there because they are totally depend on the precipitation area. So I think this is clear on this या question. महिमा, इट इज़ वेरी क्लियर। मैं इसी के साथ आपसे आगे पूछना चाहूँगी महिमा, जो हमारी वेजिटेशन है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारा एनवायरनमेंट है, इसके रिगार्डिंग कि ह्यूमंस कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे नेचुरल फॉरेस्ट को। ह्यूमंस, सबसे पहले तो इफ वी वांट टू नो कि वर्जिन वेजिटेशन जिसमें प्लांट इन ह्यूमंस का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो व्हाई दे आर डिस्ट्रॉइंग, मतलब हाउ दे आर जस्ट able to destroy the vegetation when they have a no मतलब no want to, मतलब they do not want to do that because they are just they are doing for their fulfilling their own needs, for fulfilling their own income needs, for their own happiness, but in that way they are affecting the vegetation. And like industrial, they want to open the industry, mining, indirectly they are the urbanization, the overgrazing, this system the human is doing is just totally depleting our vegetation completely. And nowadays it's just in a high level, and that I think so for the future generation it will so harmful, and this disturbance a lot for the by the humans to the या vegetation. महिमा, इट इज़ इंडीड अ मेजर कंसर्न, क्योंकि ह्यूमंस हर जगह ही पेनिट्रेट कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है। जो जी। प्लेन एरिया था वो ह्यूमंस ने एनक्रोच कर लिया। उत्तराखंड में आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। जो प्लेट्यूज थी, जो माउंटेन्स थे, वो सब ह्यूमंस ने ऑक्यूपाई कर लिया, और वहाँ का जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो कितना डिस्टर्ब और मिसबैलेंस्ड हो चुका है। प्लेन एरिया ऑक्यूपाई करने के बाद ह्यूमंस माउंटेन्स में जा चुके हैं, वहाँ भी हाई राइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, और वहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा इकोलॉजिकल मिसबैलेंस हो गया है कि ड्रॉट और फ्लड के कंडीशंस आ रखे हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं। ये सब ह्यूमन का ही इंटरफेरेंस है, जिससे आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ भी ह्यूमंस चले जाते हैं और अननेसेसरीली एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ह्यूमंस का इंटरफेरेंस है। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो होते हैं ये पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, और जो भी उन्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके नोट्स पेन डाउन कर रहे हैं। तो इसी के साथ आगे चलते हुए मैं महिमा से पूछना चाहूँगी, Why region varies for the growth of the natural vegetation? बिकॉज मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि रिलीफ और क्लाइमेट का इफेक्ट होता है, ऐसे ही रीजन का इफेक्ट होता है। लाइक अगर आप लोग माउंटेन एरिया में जाओगे तो द पाम ट्री, द स्पाइन ट्री, द कोनिफर प्लांट्स, यू कैन सी द वैरायटी दैट you can't able to see in the moderate, in the middle area and in the Deccan area. You can't able to see those plants because they have a variety of sustain the amount of water they receive, the amount of rainfall they want is a different as we compare to area. So it's very obvious that every area have a different area environment to survive there. या दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव महिमा। और ये नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम सबके ही सर्वाइवल में। अगर एनवायरनमेंट या वेजिटेशन फेवरेबल नहीं होगी तो हम वहाँ रहेंगे नहीं, हम वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे। महिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा जनरल भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल एंड प्लांट? My favorite, if we are talking about the animal, is the puppies, the dog babies. In puppies, I love. And if we are talking about the plants, I love the flower most. So flower में भी variety, I love the rose variety too much. And nowadays, I love to enjoy the plant of hibiscus and sunflower. Nowadays, I also love sunflower, and these are my favorite animal and plants. Wow, that was nice to hear. Indeed, puppies are everybody's favorite, and young ones of any animal or bird species are just very cute to play with. And I'm sure हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स का भी फेवरेट एनिमल जो है वो डॉग होगा। काफ़ी सारे डॉग लवर्स भी होंगे हमारे व्यूअर्स। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं महिमा आपसे पूछना चाहूँगी, कैन यू नेम सम एनिमल्स दैट आर फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट?
या एवरग्रीन फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि एवरग्रीन एज अ नेम सजेस्ट बहुत डेंस एरिया है और वहाँ पे जो टेम्परेचर जो सनलाइट है वो बहुत अच्छी अमाउंट में रिसीव होती है। तो जो एनिमल जो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं वो है मंकी, एलिफेंट एंड वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डियर एंड ये सारे जो एनिमल्स हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच महिमा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने देखा है खुद काफ़ी सारे ट्रीज जो होते हैं वो पत्ते उनके झड़ जाते हैं एक पर्टिकुलर सीजन से। इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स? बिकॉज इट्स कॉमन कि एक सीजन आता है ऑटम सीजन जिसमें जो ये फ्लावर्स वो लीव्स वगैरह जो शेड्स हो जाते हैं वो कॉमन है। बट ये कुछ एरिया पे कुछ प्लांट्स में कॉमन होता है बिकॉज वो लोग जो पर्टिकुलरली दे वांट द रेनफॉल अमाउंट दे आर नॉट रिसीविंग द पर्टिकुलर बिकॉज इट्स ऑब्वियस नाउ व्हाट ए ग्लोबल वार्मिंग इज इफेक्टेड द प्लांट टू मच कि the amount the plant is having rainfall is not much receiving. In that case the plant is shedding the leaves for their survival, because if they not shed their leaves the plant, the forest, the deciduous forest is not able to survive, and the plant are normal like neem, people that are in our common area, very availability is more and they are much in the amount in our areas. थैंक यू सो मच महिमा। तो अब हमारे व्यूअर्स भी जान पाए होंगे कि जो वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सीजन में जो प्लांट्स फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं वो अपने पत्ते शेड कर देते हैं, वो क्या रीज़न है इसके पीछे का, आप इसके पीछे की साइंस आप समझ पाए होंगे और बेहतर तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और मैं महिमा से पूछना चाहूँगी कि व्हाई थॉर्न वेजिटेशन रूट्स आर बिग इन साइज एंड डेप्थ? Because thorn vegetation as the name suggests they have a just thorn like structure and they have a root that have a depth in the soil, मतलब they need more water and the amount of water they are not receiving every year. For that reason they need to be roots that are long and more thick in size so that they can collect the water when they need it, they can use it by their own way, and in that reason they have a very long roots and depth roots एंड ड्यू टू देयर लीव्स, मतलब जो पत्तियां होती है उस फॉरेस्ट की बहुत थिक होती है ताकि वो बहुत सारा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ले सके, इसलिए ऐसा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट था जो बताना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि हम काफ़ी सारे प्लांट्स देखते हैं जो बिल्कुल जड़ उनकी कईयों की जड़ें तो बहुत डीप होती हैं, कईयों की जस्ट सरफेस पे ही होती है, तो उनको अपरूट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी डीप रूट्स होती हैं। और कई बार आपने देखा होगा जैसे पीपल है या नीम है, इनकी रूट्स कितनी डीप चली जाती हैं कि घरों की जो दीवारें होती हैं उनको भी फाड़ के वो निकलती हैं, तो ये काफ़ी मेजर इशू बन जाता है इन ट्रीज़ के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाई वैरायटी ऑफ ट्रीज चेंजेस एज हाइट वेरीज? बिकॉज कि हाइट वेरीज लाइक इन द माउंटेन एरिया इफ यू आर टॉकिंग particularly कि in the mountain area itself you can see the variety in the size of the forest, like if the soil is in a bottom level, the forest will grow in the short height. If the mountain have a more soil, मतलब sand and soil availability, the tree in the medium height. And if you see the highest plant forest in the mountain area that have a highest amount of rainfall receive, and the level of the soil is quality very good, we can say that, as compared to the short hiking forest. That why the variation in the mountain areas also varies for the plant forest to grow. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी जान पा रहे हैं कि जो फॉरेस्ट की डिफरेंट वैरायटीज़ है जिनके साथ आप अपनी सेल्फी लेते हैं, अपने वेकेशंस प्लान करते हैं। आई एम श्योर हम सब ने भी कभी ना कभी तो फॉरेस्ट के साथ जो है वो जो वेरिएशन होता है माउंटेनियस फॉरेस्ट का और जो प्लेन्स में जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनका आनंद लिया होगा और अपनी सेल्फीज़ में वो मोमेंट कैप्चर किया होगा और वो काफ़ी एन्जॉयबल मोमेंट भी रहता है। तो मैं ना आपको ऐसा कोई मोमेंट याद हो जब आपने नेचर में कोई पिक्चर क्लिक की हो या आप सडनली अमेज हो गई हो नेचर की ब्यूटी देख के, ऐसा कोई एक तो मोमेंट अगर आप हमारे साथ शेयर कर पाए और हमारे व्यूअर्स को बता पाए? हाँ, अभी मैं रिसेंटली नेपाल में गई थी नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर इन द जनवरी नवंबर। तो जब मैंने नोटिस किया था वहाँ बहुत ज़्यादा माउंटेन एरिया है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है, बहुत हाई लेवल की वेजिटेशन हम बोल सकते हैं। वैरायटी ऑफ वहाँ पे तो हर जगह आपको पानी की नहरें वगैरह, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी की भी अवेलेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन डिफर करती है। तो वहाँ पे मैंने देखा था जो ट्रीज थे जो वहाँ पे कटे हुए थे, मतलब क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट
humans are using the wood for their own purpose, तो वहाँ पे कटे हुए प्लांट्स थे, तो उनमें सर्कल था, मतलब बीच में से जो ऐसे कट कर देते हो प्लांट्स के बीच में से सर्कल सर्कल दिखता है। तो मुझे वो था क्वेश्चन कि वो इसे कैसे हो सकता है, प्लांट में डिफर कैसे हो सकता है। बट जब मैंने उसको बाद में इंफॉर्मेशन ली, उसको पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो सर्कल है ये शो करता है कि उस एरिया में कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव हुई है उस ईयर में। मतलब इफ द सर्कल इज नॉट ब्रॉडर, नॉट दैट मच थिक लाइन, मतलब अगर थिक है तो वो मतलब द अमाउंट सफिशिएंट फॉर द प्लांट टू ग्रो, बट इफ द सर्कल इज नॉट इनफ, then the receive of the amount is not enough for the plant, we can say, because वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी डिफर करती है, इसलिए वो जो वहाँ पे नेचर है वो खुद ही वो शो कर देती है कि वो अवेलेबिलिटी सही नहीं थी उस एरिया की। वाओ, ये तो काफ़ी अच्छा है कि आपने इतने कीनली ऑब्जर्व किया एनवायरनमेंट को और उसे क्लैरिफाई भी किया टू जी। गेट इट चेक कि Check. जो आप सोच रहे हैं वो सही है भी या सही। नहीं, और उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले पाना ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारे व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं हमें, आप भी ध्यान दीजिए महिमा की तरह की नेचर में बहुत कुछ होता है जो अननोटिस चला जाता है, तो आपको चाहिए कि कीन आई हो, आप उसे ढंग से ऑब्जर्व करें, जो कुछ लगे उसको रीज़न खोजिए उसका, क्योंकि आजकल साइंस का ज़माना है, हर चीज़ के पीछे लोग रीज़न ढूंढते हैं, रीजनिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे महिमा ने अपने आप को क्लैरिफाई किया और अपने जो शंका थी उसको मिटाया और उसको क्लैरिफाई करके ये कंक्लूजन पे पहुंची। तो हमारे व्यूअर्स भी ऐसी हैबिट्स जो होती हैं रीजनिंग की, क्यूरियोसिटी की, वो डेवलप कर सकते हैं। आप महिमा से ये चीज़ सीख सकते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया महिमा ये तो। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज टाइडल वेजिटेशन? Tidal forest, majorly they are mangrove forest that grow in the delta area of Brahmaputra Ganga river, and where there's just corner area in the above the in the ocean area, they just grow in the above side, and they have a very big roots, and they form the circular above in the water level, and they are, because they are known by the tidal, because they have a ability to to ability to see the to मतलब understand the tidal waves, और टू जस्ट हम कह सकते हैं कि वो झेल सकता है टाइडल वेव्स को, और वो एक स्थिर अमाउंट में खड़े रहते हैं और हर चीज़ को मैनेज कर लेता है जो वेव्स पानी में आती है हर चीज़ को। इसलिए उन फॉरेस्ट को पर्टिकुलरली मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होता है उनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज वो स्टिल रहते हैं और अपनी शेप और जो साइज है उस एरिया के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। अच्छा महिमा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया टाइडल फॉरेस्ट के बारे में जिन्हें हम मैंग्रोव्स भी बोलते हैं। महिमा, आपको नहीं लगता हम ह्यूमंस को भी कुछ सीखना चाहिए अपनी डेली लाइफ में उनसे, कि मैंग्रोव फॉरेस्ट से? जी, बिकॉज जैसे वो लोग जैसे कितनी भी मुसीबत आए, जैसे कितने भी टाइड्स आए, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हमें भी ह्यूमंस को ये सीखना चाहिए कि कोई भी परेशानी आए, वी हैव टू जस्ट फेस ऑल द हर्डल्स दैट वी आर हैविंग, और उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। लाइफ एक लेसन देके जाती है। वाह, ये तो है ही महिमा, ज़िंदगी एक सबक है और सुहाने सफ़र पे हम निकल पड़े हैं तो कुछ ना कुछ पाके ही निकलेंगे। ये आपने बहुत सही कहा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंस्पिरेशनल टॉक। महिमा, मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगी इसी क्रम में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीशीज़? एंडेमिक स्पीसीज वो होती है जो नेटिव स्पीसीज होती है, जैसे हमारी इंडिया की नीम, पीपल, ये सब ऐसी स्पीसीज हो गई। फ्लावर में भी बहुत सारी वैरायटी है जो हमारी खुद की नेटिव है, जिसे हम इंडिजीनियस स्पीसीज बोल सकते हैं, जो हम शायद कहीं और ग्रो करें तो वो इतना ग्रो नहीं कर पाएगी एज कम्पेयर टू आर रीजन। और एक्सोटिक स्पीसीज वो होती है जो नेटिव नहीं होती है, जो हम कहीं से लेकर आते हैं, अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। इफ़ दे कैन ग्रो, इफ़ दे आर एबल टू सस्टेन, दे कैन, और वो हमारी नेटिव नहीं होती है और उसमें इतनी एबिलिटी भी नहीं होती है कि वो उस एरिया में ग्रो कर सके। तो ये दोनों डिफरेंस होता है। अच्छा, थैंक यू महिमा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कैन यू टेल द नेम ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल फाउंड इन कोल्ड एरिया? सो कोल्ड एरिया में हम सबसे वाइल्ड एनिमल देख सकते हैं, याक मिलता है, बियर, रेड पांडा, एंड हॉर्न राइनोसोर्स, एंड स्नो लेपर्ड्स, एंड टाइगर्स, स्नो टाइगर्स आल्सो फाउंड देयर। ओके महिमा, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी कुछ नाम गेस कर पा रहे होंगे और जो महिमा ने बताया उनको भी अपनी लिस्ट में ऐड ऑन कर लेंगे। हम आगे लेके चलते हैं इस पॉडकास्ट को। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज फ्लेमिंगो बर्ड माइग्रेट? फ्लेमिंगो बर्ड्स जो है वो गुजरात के एरिया से माइग्रेट्स होती हैं। रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया, वहाँ से माइग्रेट होने मतलब वहाँ से वहाँ पर आती है माइग्रेट होकर।
फॉर द बिकॉज द टेम्परेचर वरीज कि वहाँ पे कोल्ड हो जाती तो इतना सस्टेन नहीं हो जाती, तो जहाँ पर उनको सही सर्वाइवल वाला टेम्परेचर मिलता है वहाँ पर आके वो माइग्रेशन करती है, माइग्रेट। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगी क्योंकि सिंस माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो हमारे एरिया में आ रहे हैं किसी दूसरी कंट्री से, तो आपको नहीं लगता एज ए ह्यूमन हमारा क्या फ़र्ज़ होना चाहिए कि अगर हमारी कंट्री में कोई फ्लेमिंगो या कोई भी अदर बर्ड आ रहा है माइग्रेट करने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए एज अ जनरल देखो, इंडिविजुअल? हाँ, जर्नल इंडिविजुअल हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने घरों में पानी की कोई मटके रख दे, क्ले पोट्स फिल करके रख दे उनके लिए पानी के लिए, या उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कर दे, सीड्स जो हम दे सकते हैं वो प्रोवाइड कर दे, और जितना भी जहाँ पर भी अवेलेबिलिटी हो अपने सराउंडिंग में उनके लिए फेवरेबल बनाए, यूँ नहीं कि आप लोग हार्म कर रहे हो, फेवरेबल इन्वायरमेंट उनके लिए बनाना चाहिए। या ये सब हमारे व्यूअर्स भी कर सकते हैं। हम्म। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, हाउ इंसेक्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन? सो इंसेक्ट, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दीपिका जी ने मेरे से फेवरेट फ्लावर पूछा था, हेबिस्कस, तो उस फ्लावर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है पॉलिनेशन वाला, तो वो एक इंसेक्ट के थ्रू ही होता है, बिकॉज अगर इंसेक्ट का वहाँ पर वो नहीं होगा प्रेजेंस, तो आई डोंट थिंक कि वो प्लांट फ्लावर जो है वो दूसरी जगह पे भी ग्रो करेगा, या खुद की भी मतलब खुद के भी ग्रोथ के लिए वो हेल्पफुल होगा। तो इंसेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, नॉट फॉर फ्लावर्स ओनली बट वेजिटेबल के ग्रोथ के लिए भी इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि सबसे ज़्यादा तो हमारे जो टेक्सोनॉमी में वो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स ही होते हैं, और बाकी सारे जानवर जो भी जीव जंतु है वो तो बाद में आते हैं। इंसेक्ट्स का नंबर इतना है कि ह्यूमंस तो काउंट ही नहीं कर पाए। अभी भी इतनी सारी स्पीशीज़ हैं इंसेक्ट्स की जो कि अनआइडेंटिफाइड, अननोटिस्ड हैं, और जिनको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में कैटेगराइज भी नहीं किया गया है। इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर पॉलिनेशन बट फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, कि जो जैसे हनी बी इज ऑल्सो एन इंसेक्ट, वो उससे हमें हनी मिलता है। हाँ। और भी ऐसे काफ़ी सारे जो वो हैं। और ये जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि तोरी का सीज़न भी है, गॉड का सीज़न भी है बहुत ज़्यादा, तो उनको पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। और ये जो फिग होता है, पीपल का पेड़, इसमें जो फ्रूट लगता है उसमें भी आपने जैसे बताया कि इंसेक्ट्स ही पॉलिनेट करते हैं, तो उसके जो सीड्स होते हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं, उनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव महिमा। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस पॉडकास्ट के लिए, वो है हाउ ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग नेचुरल वेजिटेशन? लाइक मैंने पहले भी बताया कि इनडायरेक्टली दे आर डिस्ट्रॉइंग was there, but directly also they are affecting कि just doing hunting for their own fulfillment, मतलब they want to just enjoying the hunting process, that why they are just doing too much of hunting in the for the birds and for the animal for the same, and they are just doing pollution that affecting the vegetation is too much area, like in the this Diwali festival only we can say कि इतना ज़्यादा pollution हो गया है कि वो not just animal, plants को भी कहीं ना कहीं pollute करके उसको destroy कर रहा है, और वो vegetation growth इतना नहीं लेती जितना वो pollution की वजह से damage हो जाती है, और वो not air को but soil pollution की वजह से vegetation directly affect होती ही है। और उसके बाद एसिड डिपोजिशन जो हो जाता है पोल्यूशन की वजह से, वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। और बाकी इंडस्ट्रीज वेस्टेज ये सब तो वे है ही जो ह्यूमंस के थ्रू होते हैं फॉर द जस्ट डिस्ट्रॉइंग द वेजिटेशन ट्रूली। महिमा, आपको क्या लगता है कि ये ह्यूमंस के यूज की वजह से या ह्यूमंस की ग्रीड की वजह से है कि जो इतना ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया नेचर में और ह्यूमन डिमांड में, वो क्या रीज़न लगता है कि जिसकी वजह से आप ये ऑब्जर्व कर पाए? देखो, यूज है तो फिर ग्रीड भी, मतलब ग्रीड होगी तभी तो यूज होगा, तो उनको ये है कि they have a greeds also but they are using in a, they can opt for the second option also but they only focus on the cheap way, like they are excessively seeing ki vegetation is not responsive, no one can say anything, so they're just destroying the vegetation only and cutting the forest in a huge amount for their own purpose, we can say that, and for the income purpose also. Nowadays it's a habit of everyone to enjoy the, like we can say rich people, celebrity people, to just do the too much of hunting and just they have a shock कि हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, और उन शौक की वजह से वो वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हाँ, ये आप सही में बोल रहे हैं महिमा कि जो ह्यूमंस के ग्रीड हैं, जो शौक नए नए पाल लिए, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है या कुछ और करनी है, तो ये कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है। और ये जो वहाँ की लोग इंडिजिनस वेराइटीज़ होती हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं
वहाँ की फ्लोरा फौना होती है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। महिमा आप बता सकते हैं मुझे, जैसे कि लोग पिकनिक मनाने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा क्या वो करके आते हैं कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो नेगेटिवली अफेक्ट होता है? सबसे मेन तो वही है कि जो पिकनिक में फूड लेके गए ना, हम्म। उसके बैग्स, उसके पॉली बैग्स, उसका जो भी वेस्टेज है खाने का, पैकेट खाया उसका, वो सब वहीं फेंक देना। सबसे पहले तो वही है, प्लास्टिक हर जगह स्प्रेड कर देना, मतलब सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, सबसे ज़्यादा मेजर रोल है। और ये मेजर ही है, हम देख सकते हैं पॉली बैग्स वगैरह यूज़ करना, ये सबसे बड़ा है पिकनिक में। तो यही देखती हूँ मैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि कहीं भी मन में आया वहीं कचरा फेंक दिया, कोई प्रॉपर यूज़ नहीं है डस्टबिन्स का, ये सब मैं देखती हूँ जो। हाँ, मैं अपने व्यूअर्स से भी ये आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आप भी कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं तो वहाँ पे जो ये जैसे मैंने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे जो कचरा होता है, पॉल्यूटेंट्स होता है, कहीं भी इधर उधर लिटर ना करें। आप उनको अपने, अगर आप अपने साथ खाना खाया जो भी पैक्ड आइटम्स लेके जा रहे हैं, प्लास्टिक और एनी काइंड ऑफ स्टफ, अगर बायोडिग्रेडेबल है तो वहीं उसको आप मैन्योर बनाने के लिए करके प्रॉपर अरेंजमेंट करके आइए। अगर वो इनकेस बायोडिग्रेडेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, पेपर्स, पॉली बैग्स, नायलॉन रोब्स और मैट्रेसेस और एनी काइंड ऑफ स्टफ, तो आप अपने साथ वो जो बैग लेके जाइए और उस बैग में सब कुछ सामान काम ख़त्म करने के बाद उसको कलेक्ट करके प्रॉपर जगह डिस्पोज कीजिए। अगर वहाँ डिस्पोजल की फैसिलिटी नहीं है तो आप अपना जो वो सामान है वो अपने घर लेके आइए और प्रॉपर कूड़ेदान में ही डालें। और आजकल तो हर जगह वैन्स भी आती हैं कचरे के लिए, हरा और नीले जो डिब्बे होते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन अराइज किया कि बहुत सारी वैन्स आती है, तो ये भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है, हम देख सकते हैं। एज वी कंपेयर कि ह्यूमंस आर डिस्ट्रॉइंग, बट गवर्नमेंट इज जस्ट डूइंग देयर बेस्ट टू सर्वाइव आवर वेजिटेशन। गवर्नमेंट ने बहुत सारे बायो रिजर्व्स ओपन किए हैं, पार्क्स वगैरह बहुत ओपन किए हैं, एंड गवर्नमेंट्स ऑल्सो हेल्पिंग द सोसाइटी who are saving our vegetation, like providing them financially and providing them seeds and the various sources that they can grow more and more vegetation in their area. And this is our government and NGO initiative that are taken by our government, and I think we should also take some action. Instead of we are just matlab using and polluting our environment, we should have take some initiative to save our vegetation for our future generation and for ourselves also. And government is also doing and many projects were also open for the vegetation reserve, and parks were also, you can visit anywhere. And but there are variety in India, only they are very of the biosphere reserve parks. I think it's clear. ये बहुत सही बताया। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जो महिमा ने मुझे एक इंसिडेंट शेयर किया था कि जब मैं नेपाल घूमने गई तब वहाँ पे इन्होंने जितना भी कचरा लिया था, जो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया, चाहे वो बनाना के पील्स हो या फिर फ्रूट के छिलके या कुछ और पैकेट्स इन्होंने खाए, तो इन्होंने पूरी जर्नी जो इनकी काफ़ी टाइम की रही थी, वो पूरी जर्नी इन्होंने अपने सारा कचरा अपने अंदर जो कार में है उसमें एक पॉलिथीन थी उसमें कलेक्ट किया और घर आके ही डिस्पोज किया। तो देखिए, जब ये नेपाल घूमने जा सकती हैं और वहाँ से सब अच्छी हैबिट्स प्रैक्टिसेस कर सकती हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं या हम भी लोग जो हैं जो आसपास ही कहीं घूमने जाते हैं, स्कूल से कॉलेज या स्कूल से घर जाते हैं या इधर उधर के किसी फंक्शन में, तो हमें भी अपना कचरा जो है इधर उधर रोड पे नहीं डालना है, गली मोहल्ले में नहीं डालना है, वो अपने प्रॉपर पॉली बैग्स में ही डालना है, ताकि हम सब अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको सेफ बना सके और एक क्लीनर एनवायरनमेंट हम ले सके। आप हम मुझे बता रहे थे अभी हमारे व्यूअर्स को भी कि काफ़ी सारे अभियान भी लॉन्च करें जिससे हमारा देश स्वच्छ बन सके, तो इसको बता सकते हैं आप? जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, इसका इनिशिएटिव यही है कि अपने एरिया को, ये नहीं है कि मैं अरे ये मेरा एरिया थोड़ी है छोड़ो, पर अपने एरिया को भी क्लीन करो। नॉट जस्ट कि आप घर को ठीक कर रहे हो, बट अपने सराउंडिंग के एरिया को भी क्लीन करो। और कोई प्लास्टिक फेंको तो ये नहीं है कि मैंने तो नहीं फेंका ना, नहीं, यू हैव टू जस्ट टेल अदर ऑल्सो कि प्लीज़ यूज़ द डस्टबिन, प्रॉपर वे टू यूज़ द सोर्सेज, कि आप ऐसे इधर उधर मत फेंको। एंड दूसरों को भी अवेयर करना बहुत ज़रूरी है इसमें, नॉट कि हम ही खुद ही वो चीज़। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही है महिमा, और ये बिल्कुल सही है कि मैंने तो नहीं करा, ये दूसरे का है। जब तक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कोई लेगा ही नहीं, फिर सब एक दूसरे पे डालते रहेंगे, दूसरे में वो कहीं कोई दूसरा मिलता ही नहीं है जो करेगा। ये बहुत सही कहा आपने कि हमें खुद इनिशिएटिव लेना है, खुद सफाई करने। आपको देख के कोई 2 लोग और अफेक्ट होंगे और ऐसे करके जो चेन होती है गुड थिंग्स की वो बढ़ती जाएगी। तो खुद एक्शन लीजिए,
खुद अपनी सफाई, अपने आसपास सफाई कीजिए, अपने घर की, आस पड़ोस की, अपनी कम्युनिटी की, अपने शहर की, गली मोहल्लों की और अपनी कंट्री की सफाई कीजिए। और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जो कुछ भी महिमा ने बताया है, वो आपने वो जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं चाहूँगी महिमा को कि इस प्रोग्राम को हमारे और हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़ कंक्लूड कीजिए। तो मैं आपको एट द लास्ट यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जितना आप लोगों से खुद से इनिशिएटिव हो सके, प्लीज़ हमारी वेजिटेशन को सेव कीजिए, बिकॉज हमारी फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। एंड जहाँ हो सके, इफ़ यू कांट सेव द वेजिटेशन, प्लीज़ डो नॉट डिस्ट्रॉय इट। कि आप यूज़ भी नहीं, कहीं प्रिजर्व भी नहीं कर सकते तो उसको नुकसान मत पहुंचाइए। हो सके जितना अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाइए, और अपनी वेजिटेशन, अपना हम कह सकते हैं जिसको हम एक गोल्ड की तरह देखना चाहिए, जो प्रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों। आई होप आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा हो। दीपिका का बहुत ज़्यादा रोल बड़ा रहा है, बिकॉज इन्होंने जो क्वेश्चन अराइज किया है उससे मैंने आप लोगों को अच्छे से कोशिश करी है ब्रीफ वे में एक्सप्लेन करने की, और इन्होंने भी जो अपनी एंड से क्वेश्चन अराइज किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन अराइज किए। और आई होप कि ये पॉडकास्ट अच्छा हुआ और आप लोगों को समझ आए तो प्लीज़ बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।